वेरी गुड मॉर्निंग। स्टार्ट कर रहे हैं आज की रिवीजन, यूनिट 9 चैप्टर 3। अच्छा, चैप्टर 3 इज ऑल अबाउट कि ट्रेड में जो बातें होती हैं, नेगोशिएशंस होती हैं, वो किस किस तरीके से होती है। कल वाले टॉपिक को ही थोड़ा सा बीच में इंक्लूड करते हैं। मैंने कल आपको ये बोला था, हमने WTO की बातें की थी कल, लेकिन शुरू से WTO नहीं चला आ रहा। तो पहले गैट था, फिर गैट को सबस्यूम करवाया गया, ओवरटेक करवाया गया WTO से। WTO के जितने एग्रीमेंट है वो सारे मेंबर्स पे अप्लाई होते हैं, लेकिन अगर कुछ बेस्ट फ्रेंड्स के एग्रीमेंट है तो आप उसको क्या नाम देते होते हो? उसको आप नहीं देते हो RTA। समझो जरा कि WTO के एग्रीमेंट और RTA में क्या फर्क है। WTO के एग्रीमेंट का मतलब 164 मेंबर के 164 मेंबर्स ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, मान लो। लेकिन RTA का मतलब 164 में 20 कंट्रीज का आपस में कॉन्ट्रैक्ट है, जो वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब वो कॉन्ट्रैक्ट किस किस तरीके का हो सकता है, तो एक क्वेश्चन यहां से आता है इस टॉपिक में से। एक कॉन्ट्रैक्ट होगा यूनिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें क्या होगा, सिर्फ 2 कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी। ये इंपोर्टिंग कंट्री है और ये एक्सपोर्टिंग है। तो बी कंट्री ए कंट्री को कुछ फायदा देगी, ओनली वन साइडेड फायदा होगा ये। इसके बदले में एक कंट्री फायदा नहीं मांगेगी। दैट्स वाई इसका नाम क्या रखा गया, क्योंकि एक तरफ से सिर्फ फायदा जा रहा है। फायदा क्या होगा? टैरिफ कम लगाने का। यही होता है पूरी यूनिट में, यही है कि टैरिफ कम लगाओ। अच्छा, बायलैटरल उल्टा हो गया। अच्छा, बायलैटरल का मतलब मैंने क्या बताया था, इसमें 2 जनों में एग्रीमेंट। अब जो 2 जने क्या हो सकते हैं, 2 कंट्रीज हो सकती हैं, एक कंट्री और एक ब्लॉक हो सकता है। अब आपको ब्लॉक समझ में आता है? दिस इज ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो यूनाइट होकर एक झुंड की तरह काम करती हैं। दिस कुड बी 2 ब्लॉक्स, मतलब कि बस 2 जने इन्वॉल्व होने चाहिए। मैम ब्लॉक में तो बड़े जने इन्वॉल्व हो गए, लेकिन ये यूनाइट करके तो एक ही काउंट होएगा। सो इसमें ये बायलैटरल है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को फायदा देते हैं। देन इट इज योर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये मैं आपको ऑलरेडी कल वाले चैप्टर में भी बता चुकी हूं। इट इज, आप एक दूसरे को प्रेफरेंस देने का प्रॉमिस करते हो कि जितना रेट हम बाकियों पे लगा रहे हैं, तुम पे वो रेट कम लगाएंगे। यहां पे आपको दिख रहा है कि हम क्या करने के लिए प्रॉमिस करते हैं, ट्रेड बैरियर्स को कम, एंड दिस विल बी ऑन रेसिप्रोकल बेसिस। एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से लगातार क्वेश्चन आया हुआ है, दीज आर दीज टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स। देखो, ट्रेडिंग ब्लॉक का मतलब क्या है, झुंड। अब वो झुंड कैसे काम करेगा, वो अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका जो ग्रुप बनाने का है, दैट इज एक झुंड बना लिया, फ्री ट्रेड एरिया। बस एक ही लाइन याद करनी है, आपस में कोई टैरिफ नहीं लगाते जो वो झुंड है, बाहर वाली कंट्री के साथ सब के सब अलग लगाते हैं। फ्री से याद रखना, जैसे मैंने यहां पे ये बात बताई थी कि एक ये झुंड है और ये झुंड के बाहर है। इसके अंदर जो कंट्रीज हैं ये आपस में तो टैरिफ फ्री ट्रेड कर रही होंगी, लेकिन अब ये सभी एक्स के साथ कैसे डील करेंगे, वो इंडिपेंडेंट है, फ्री है, फ्री से याद रखो। लेकिन अगर मान लो एक झुंड है और एक्स बाहर है, आपस में तो ये कोई टैरिफ नहीं लगाते, लेकिन बाहर वाली कंट्री के साथ कॉमन एक ही टैरिफ लगाते हैं, तो दैट इज कस्टम यूनियन। CU एंड फ्री ट्रेड एरिया में यही फर्क है। क्या फर्क है? फ्री ट्रेड एरिया में बाहर वाली कंट्री के साथ आप इंडिपेंडेंट हो, कस्टम यूनियन में आपको क्या लगाना पड़ेगा, कॉमन। अच्छा, अगर 2 चीजें और ऐड होती हैं, कहते ये एक झुंड था, ABCD कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी, ऊपर वाले पार्ट में तो आपस में सिर्फ गुड्स ही फ्लो हो रहे थे, लेकिन अगर आप फैक्टर्स का फ्लो भी फ्री कर देते हो, लाइक लेबर आ जा सकती है, कैपिटल आ जा सकती है, मशीनें आ जा सकती हैं, तो दैट बिकम्स कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में आपने ये याद रखना है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्री फ्लो करते हैं। और अगर ये झुंड में करेंसी भी एक ही यूज होने लग जाए, तो हम उसको क्या नाम देते हैं, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। बस एक एक चीज ऐड करते जाओ। तो मेरे को लगता है सितंबर 25 में एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, जहां तक मुझे लग रहा है ये करेंसी वाला क्वेश्चन था। कॉमन मार्केट का मतलब की हुंदा है
कि एक ग्रुप है ऊपर वाले पॉइंट्स च की हो रहा है कि गुड जेड़ा मर्जी भेजोगे टैरिफ नहीं लगूगा, लेकिन हुण मान लिया कि मैंने कैनेडा च जाना है तो मैं एज अ लेबर जाऊंगी तो मैं वीजा लेना पऊगा, तो वो रिस्ट्रिक्शन होगी कि मैं मूव नहीं कर सकती। लेकिन जब झुंड का बन जाता है ग्रुप, एक आप कहने हैं कि एक कंट्रीज ने अपना झुंड बना लिया, ये जो फैक्टर्स है उन्होंने वीजा लैन की लड़ नहीं पैंती। मतलब ए कंट्री तो बी कंट्री ने जो लेबर ने जाना है तो फ्रीली जा सकता है, ए कंट्री तो बी कंट्री जो पैसे ने मूव करना है फ्री जा सकता है, कोई ज्यादा परमिशन लैन की लड़ नहीं है। दीज आर आरटीएस। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था गैट। गैट थोड़ा सा बड़ा होता है आरटीए से, क्योंकि गैट में ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होती थी। आपने याद करना, इसने हमें 47 ईयर्स सर्व किया, इतने साल से इतने साल तक। इसका मेन पंगा क्या था, ये सिर्फ गुड्स में डील करता था। अब गुड्स क्या, गुड्स का मतलब क्या, इसमें एग्रीकल्चर के बारे में डील होता था, एग्रीकल्चर पे सब्सिडीज, डंपिंग ड्यूटीज, मतलब एग्रीकल्चर के बारे में सब कुछ डील होता था। क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने कहीं पढ़ा था कि गैट में नीचे दिए हुए गुड्स में से किस गुड के बारे में पहली बात हो गई थी जो WTO में भी की गई, सो इट वाज एग्रीकल्चरल गुड्स। तो कई बार ये पूछा जाता है कि क्या एग्रीकल्चर की पहली बार बात WTO में हुई थी, नहीं, कहां पे, गैट में शुरू हो गई थी इनकी बात होनी, ठीक है। फिर तब कितनी कमेटीज बनी हुई थी, 10 ग्रुप बने हुए थे जो गुड्स के लिए डील करते थे। लेकिन ऑब्वियसली LPG पॉलिसी के आने के बाद गैट ने अपना रेलिवेंस खो दिया। क्यों खोया गैट ने अपना रेलिवेंस, क्योंकि गैट बड़ी सारी चीजों को डील नहीं करता था। लेट्स टेक सम एग्जांपल, गैट सर्विस के बारे में बात नहीं करता था, गैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स के बारे में बात नहीं करता था, गैट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं करता था, गैट डिस्प्यूट्स के बारे में बात नहीं करता था। और मेन पॉइंट, गैट एक ट्रीटी था, वो सबके ऊपर बाइंडिंग नहीं था, ये लिखा हुआ है, सॉरी ट्रीटी नहीं था, एग्रीमेंट नहीं था, एंड इसकी टर्म्स उतनी बाइंडिंग थी जितनी तुम्हें ठीक लगती है, मतलब कोई तुम पे जोर नहीं डाल पाएगा कि इसको मानो। तो क्योंकि इसमें इतनी सारी कमियां थी तो गैट को खत्म किया गया, खत्म नहीं बोलेंगे, इसको किसी और चीज के अंडर डाला गया, दैट वाज WTO। उरुग्वे राउंड 8th राउंड था, बिगेस्ट रिफॉर्म था, जो जो चीजें उसमें काउंट नहीं होती थी वो सब इसमें काउंट होती हैं। एंड यहाँ पे कितने ग्रुप्स बनाए गए, 15, 7.5 साल ये राउंड चला था, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। ये स्टार्ट हुआ था सितंबर 1986 में और एंड हुआ था दिसंबर 1993 में। 124 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन फाइनली केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 1995। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स थे कि एक बढ़िया सा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर लेके आना है, सर्विस के लिए रूल्स बनाने हैं, डिस्प्यूट्स को सेट करना है, सारे डिसीजन मेकिंग कैसी करनी है, ट्रांसपेरेंट, ताकि लड़ाई झगड़े ना हो पाए। मेन हमने यहाँ पे एक ये पॉइंट पढ़ना है, इसमें 3 टायर सिस्टम था इसका, 3 लेवल्स पे काम होता था। सबसे पहले कौन काम करता था, ये टॉप लेवल पे है और ये 2 साल में एक बार मिलते हैं। इसके बाद जनरल काउंसिल। अच्छा, जनरल काउंसिल का मतलब क्या है कि कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ओवरव्यू सारी चीजों का लेना है, गुड्स का भी देखना है, सर्विसेज का भी देखना है, IPR का भी देखना है, डिस्प्यूट्स का भी देखना है, जनरल है ये, जनरल। जैसे ओके, टेक माय एग्जांपल, सो मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जीको को लेकर, एंड दैट इज इकोनॉमिक्स, ओके। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट हमीदा मैम, इफ आई टॉक अबाउट एनी रिसेप्शन का बंदा, वो जनरल है, ठीक है, उनके पास कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखो पर्टिकुलर ये बने, गुड्स को देखने के लिए गुड्स का काउंसिल बन गया, सर्विस को देखने के लिए सर्विस का बन गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को देखने के लिए वो काउंसिल बन गया। ये अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, गुड्स वाले गुड्स के लिए रूल्स बनाते थे, सर्विस वाले सर्विस के लिए, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले पेटेंट्स को। लेकिन इनको रिपोर्ट किसको करना होता था, जैसे हमें बताना पड़ता है हमीदा मैम को, ओके मैम हमारा सिलेबस इतना रह गया, शेड्यूल को ऐसे कर देना, सो वी हैव टू रिपोर्ट टू देम कि क्या चल रहा है, क्योंकि अब वो क्लास के अंदर आके तो देखते नहीं है। सो ऐसी जो रिस्पेक्टिव एरियाज होते हैं, दे हैव टू रिपोर्ट टू जनरल काउंसिल, इनको बड़ी बार मिलना पड़ता है, याद आती है। इनके ना 2 और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, डिस्प्यूट सेटलमेंट का काम भी यही करती है, डिस्प्यूट सेटलमेंट का काम भी यही करता है, एंड ट्रेड को रिव्यू करने का काम भी ये करता है। रिव्यू का मतलब क्या है
कि अगर कोई पॉलिसीज में बदलाव लेके आना है कोई में, तो फिर ये भी वही करेगा। देन गाइडिंग प्रिंसिपल्स, ये क्या टॉपिक है बच्चा गाइडिंग प्रिंसिपल्स का? दीज आर, किन सिद्धांतों को बेस लेके डब्ल्यूटीओ काम करता है। सबसे पहला मोटिव क्या है डब्ल्यूटीओ का? क्यों बना डब्ल्यूटीओ? कहते ट्रेड करो लेकिन क्या ना करो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। इसी को लेके इसने दो प्रिंसिपल्स रखे, एक तो एमएफएन और एक एनटीपी। एमएफएन क्या है? मोस्ट फेवर्ड नेशन। याद आता है मोस्ट फेवर्ड नेशन में मैंने क्या बात बताई थी? इट वाज कि अगर आप कोई एक बेनिफिट किसी एक कंट्री को देते हो तो बाकियों को भी देना पड़ेगा, तो भेदभाव नहीं होएगा। अच्छा, इसमें जो आपको याद करना है वो ये है, इट इज, एमएफएन की इंपॉर्टेंस तो गैट में भी थी, मतलब एमएफएन की बात तो गैट में भी हो गई थी, और गैट के कौन से आर्टिकल में बात हो गई थी? पहले 1 to 4 याद करने को मैंने बोला था, 1 into 2, 2 into 2 ऐसे याद करने को मैंने बोला था। अच्छा, सर्विस वाले एग्रीमेंट में आर्टिकल नंबर 2 में एमएफएन की बात हुई है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के आर्टिकल नंबर 4 में एमएफएन की बात हुई है। एंड दूसरा प्रिंसिपल कौन सा है? एनटीपी क्या कहता है? वॉट एवर ट्रीटमेंट यू आर गिविंग टू योर डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द सेम ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू इंपोर्टेड प्रोडक्ट। और ये भी इतना इंपॉर्टेंट था कि तीनों एग्रीमेंट में इसकी बात हुई है। हमारे 3 ही मेन एग्रीमेंट हैं, बाकी तो चलो छोटे छोटे हैं। कौन है 3 एग्रीमेंट? एक तो गैट, एक गैट्स और एक ट्रिप्स। ये गुड्स का है, जनरल एग्रीमेंट ऑन tariff and trade, this is general agreement on services, this is intellectual property। यही तो 3 है। MFN 1 to 4 है और ये 317(3) है। ये एनटीपी की बात आर्टिकल नंबर 3 में हुई थी गैट के, आर्टिकल नंबर 17 में हुई थी गैट्स के, आर्टिकल नंबर 3 में हुई थी ट्रिप्स के। और क्या कहता था ये? दूसरा, फ्री। अच्छा, फ्री ट्रेडिंग एरिया का मतलब ये मत समझो कि टैरिफ बिल्कुल 0 कर दो। इसका मतलब क्या है? ये थोड़ा ट्रेड बैरियर को लोअर करना है। और इसमें ये वाली बस बात याद रखनी है, इस पे क्वेश्चन नहीं आता है। मतलब ये क्या कहते हैं कि एलपीजी में जब पॉलिसी आई है, डब्ल्यूटीओ जब आया, तो उसने बोला कि ना कोई भी कंट्री जब इंपोर्ट कराती है बड़े सारे रूल्स लगा देती है, कहते ना लिबरल करो। लेकिन लिबरल करने में सबसे ज्यादा खतरा डेवलपिंग को था। कहते सरकार हम तो मर जाएंगे अगर हम लिबरलाइजेशन कर देंगे, बाहर वाली कंट्री तो हमारी कंट्री में बहुत सामान भेजेगी। तो उसने उनको एक प्रिविलेज दी, एकदम से मत करो, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन कर दो। फ्री ट्रेडिंग का मतलब टैरिफ बैरियर भी खत्म करो एंड नॉन टैरिफ बैरियर भी खत्म करो। तीसरा रूल ये क्या लेके चलता था कि जो भी ट्रेडिंग होनी चाहिए वो प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए ना। प्रिडिक्टेबल का मतलब फोन करके नहीं बताना कि अच्छा भाई मैं ये टैरिफ लगाने लगा हूं, जैसे अब ट्रंप है, अब ट्रंप नरेंद्र मोदी जी को फोन करके नहीं बता रहा कि मैं कल को उठूंगा और उठ के ये वाला रेट चार्ज कर दूंगा। इसको प्रिडिक्टेबल नहीं बोलते। व्हाट इज प्रिडिक्टेबल? प्रिडिक्टेबल का मतलब कि तुम अपने आप को बाउंड कर लो कि मैं इससे ज्यादा रेट नहीं करूंगा। जैसे मैंने आपको बोला, आपने मेरे से पूछा मैम कैसे क्वेश्चन डालने हैं पेपर में, मैंने कहा क्वेश्चन थोड़ी बताऊंगी, आप कहते हो मैडम थोड़ा सा तो हिंट दो, तो मैंने बोला ठीक है एमटीपीज देख लेना, क्वेश्चन बैंक देख लेना, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा। तो मतलब मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया कि व्हाट्स द मैक्सिमम लेवल ऑफ द पेपर। ओके, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं बता सकती, लेकिन आपको मैक्सिमम लेवल तो बता सकती हूँ कि इतना का आएगा। तो सेम, आप ये मत बताओ कि आप क्रेड कितना चार्ज कर रहे हो, लेकिन आप ये बता दो कि मैक्सिमम इतना होएगा, दैट इज प्रिडिक्टेबिलिटी। बाउंड टैरिफ इसका एक प्रोविजन है। बाउंड टैरिफ वाला जो पॉइंट है वो इसी का है। बाउंड टैरिफ डब्ल्यूटीओ ने क्यों बनाया था? कि अपने आप को मैक्सिमम रेट के लिए बाउंड कर लो, या अपनी पॉलिसीज को ट्रांसपेरेंट रखो जितना हो सकता है। कोटा मत लगाओ, डिस्करेज करो कोटा सिस्टम को, कोटा सिस्टम नहीं लगाना। फेयर में
यही दो की बात हुई है, अगेन कोई नया पॉइंट नहीं है। फेयर तभी होगा अगर एमएफएन और एनटीपी को फॉलो करोगे। लास्ट, इनकरेजिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, इसमें भी बात सिर्फ एक ही हुई है, डेवलपिंग कंट्रीज को एडवांटेज दी गई थी, बस एक ही पॉइंट है इसमें। ये देखो, डेवलपिंग कंट्रीज एंड ट्रांजिशन इकोनॉमी ज्यादा एक्टिव थी क्योंकि उन्हीं को ज्यादा खतरा था WTO की प्रोविजन से। सो इन्हीं को ट्रांजिशन पीरियड दिया गया था। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन पीरियड? बदलाव करने के लिए इन्हीं को टाइम दिया गया था। बस ये 5 प्रिंसिपल्स है। ये 5 प्रिंसिपल्स को बेस लेके बड़े सारे एग्रीमेंट है। अब इन एग्रीमेंट्स जो हमने कल बात की थी ना, सारे टैरिफ सारे उसी के एग्रीमेंट है। जैसे आपने बोला मैम हम डंपिंग लगा सकते हैं, एंटी डंपिंग लगा सकते हैं, तो एग्रीमेंट बन गया कितनी लगा सकते हो। आपने बोला मैम एसपीएस लगा सकते हैं, एग्रीमेंट बन गया एसपीएस में क्या कर सकते हो। आपने बोला टीबीटी, एग्रीमेंट बन गया टीबीटी। आपने बोला एड वैलोरम, एड वैलोरम के लिए बिल जरूरी है, तो बिल कैसे बनेगा वो। फिर आपने बोला कि एडवांस पेमेंट रिक्वायरमेंट को लेके कंडीशंस लगा सकते हैं, रोक सकते हैं, उसका एग्रीमेंट बन गया कि क्या लगा सकते हो क्या नहीं लगा सकते। बस सारे वही एग्रीमेंट है, 2-4 पढ़ लो आपको समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट क्या बोलता है, ये एग्रीमेंट किस चीज को लेके कि जितनी भी गैट की प्रोविजंस हैं उसको अप्लाई करवाओ। इसका मतलब अच्छा पहले यहां पे देखना ध्यान से, ये माराकेश तो चलो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो उरुगे राउंड की जितनी भी चीजें डिस्कस हुई थी उसको इफेक्ट में लेके आने के लिए था। देखो 3 एग्रीमेंट्स हैं। पहला एग्रीमेंट गुड्स का, दिस इज दैट। फिर दूसरा सर्विस, मैंने बोला ना 3 ही इंपॉर्टेंट है, एक गुड्स का, एक सर्विस का और एक ट्रिप्स का, बाकी तो दोनों ऐसे ही हैं। सो अब देखो गुड्स में क्या क्या था। गुड्स का सबसे इंपॉर्टेंट पहला प्रोविजन तो गैट ही है। क्या गैट गुड्स के बारे में बात करता था? तो उसी को पहले इसमें डाला गया। कहते जो जो गैट बता रहा है ऑलरेडी उसके लिए मुझे नया बताने की जरूरत नहीं है, वो तो वही मान लो। एक्स्ट्रा क्या बन गया आपको ये समझ में आ रहा है? ये किसका एग्रीमेंट होगा? एग्रीकल्चर रिगार्डिंग। ये किसका एग्रीमेंट होगा? एसपीएस। अच्छा एसपीएस क्या था? फूड आइटम्स को लेके आप प्रोविजंस लिखते थे। तो ये एग्रीमेंट्स में ये बताया गया है कि किस हद तक कंडीशन लग सकती है, नाजायज कंडीशन नहीं लगानी। और क्या है, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इंडिया में बेसिकली अप्लाई होता था। इंडिया वाज गुड इन टेक्सटाइल्स बिफोर इंडिपेंडेंस ऑल्सो, या बिफोर ब्रिटिश रूल ऑल्सो। तो हम ना बड़ी सारे इंपोर्ट ड्यूटीज लगाते थे, हम ना अपने देश में टेक्सटाइल्स को अलाउ नहीं करते। तो पहले जो टेक्सटाइल्स को मैनेज करता था दैट वाज मल्टी फाइबर अरेंजमेंट, MFA। लेकिन इसको खत्म कर दिया गया क्योंकि ये वाइड नहीं था। इसको खत्म किसने किया? एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग। और पढ़ो, ये एग्रीमेंट किसका होगा? TBT। मतलब फूड एंड नॉन फूड को लेके क्या पॉलिसीज बना सकते हो, क्या टैरिफ अलाउ है। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। अब यहां पे देखना जरा, जो मैं आपको लास्ट वाले चैप्टर में बता रही थी कि गलत है, ट्रिम्स दिख रहा है। अच्छा पिछले वाले चैप्टर में हमने ट्रिम्स का टॉपिक क्या पढ़ा कि अच्छा लोकली मेड गुड में लोकल वाला कितना रॉ मटेरियल यूज होना चाहिए, वहां पे ये लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी तो उसके रूल्स। मैं यही बता रही थी कि पिछले वाले चैप्टर में कंटेंट मैच नहीं होता। ट्रिम्स जो है दैट इज रिगार्डिंग कि अगर देश में इन्वेस्टमेंट आ रही है तो कितना टैक्स लगा सकते हो। ये फिर उसी का एग्रीमेंट है कि अगर दूसरे देश से इन्वेस्टमेंट आ रही होगी तो मैक्सिमम टैरिफ कितना लगेगा, लेकिन आपको वैसे ही याद करना पड़ेगा। एंटी डंपिंग कितनी लगा सकते हो, कस्टम वैल्यूएशन, प्री इंस्पेक्शन। अच्छा प्री इंस्पेक्शन कहाँ होती थी? TBT में याद है, वो कंटेनर शुरू होने से पहले वहीं पे चेक कर लेना, तो नाजायज नहीं लगाने वो भी। प्री इंस्पेक्शन, कंफर्मिटी स्टैंडर्ड्स, ये सारे उसी के हैं। रूल्स ऑफ ओरिजिन सारे सेम है। अच्छा आपको याद है कल एक और पॉइंट बताया था, नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंस, कि जिन गुड्स में मैं चाहती हूँ कि इंपोर्ट ना हो उसमें मैं नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंस दे दूंगी। उसके लिए भी है कि एग्रीमेंट है कहाँ कहाँ लाइसेंस रोक सकते हो। अच्छा ये देखो CVD, सेफ गार्ड याद है, नॉन टेरिफ मेजर्स का, वो सर्ज इन इंपोर्ट्स वाला था। तो अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है इंपोर्ट में तो मैंने आपको बोला था आपको सेफ गार्ड है, तो क्या सेफ गार्ड है? उसका एग्रीमेंट है, सारे सेम है।
and this is for service and this is for intellectual property right. सेम है, इसमें भी यही है कि सर्विसेज को लेके मैक्सिमम टैरिफ कितना लगेगा, ट्रिप्स में क्या बताएगा। अगर दूसरे देश में पेटेंट ले रहे हो, कॉपीराइट ले रहे हो, तो वो उसके लिए रूल्स क्या लगेंगे। ये वाला मैकेनिज्म किसका है, टीपीआरएम। अच्छा, एक बार पॉलिसी बन जाती है, क्या उसको बार बार रिव्यू भी करना पड़ता है, तो ये उसके लिए काम करता है। आगे चलते हैं, दीपक फोन नहीं चलाना बेटा। देन अगर तो 123 की 123 कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही हैं तो वो मल्टीलेटरल है, अगर 2 कर रही हैं तो बाइलेटरल है, लेकिन अगर 30-40 कर रही हैं तो प्लूरीलेटरल है। मतलब बाइलेटरल से ज्यादा एंड मल्टीलेटरल से कम, तो उसके क्या एग्रीमेंट्स हैं वो यहाँ पे है। एंड एंड में जो राउंड अभी अभी ताजा तो नहीं बोलूंगी, मतलब लास्ट, दैट इज 2001 में कतर में हुआ था दोहा राउंड। ये कब तक चला, 2006। एक क्वेश्चन आता है, सबसे मेजर, यहाँ पे इस पॉइंट में लिखा नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा जो यहाँ पे डिस्कशंस हुई थी वो किसको लेके हुई थी, यस, ये याद रखना है, एग्रीकल्चर को लेके यहाँ पे बातें हुई थी। दिस इज इजी चैप्टर है ना, इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं है। पिछला चैप्टर आता है तो ये इजी लगेगा। यहाँ तक ओके, चलिए अभी आइए, दिस इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसका भी मैं तुम्हें समरी ऐसे ही बता देती हूँ, आपको सारा समझ में आ जाएगा। ओके ओके, चलो इसका मैं एक फ्लो चार्ट आपको बना के देती हूँ, आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा कि क्या है। सबसे पहले तो हमें एक्सचेंज रेट क्यों चाहिए, हमारी इकोनॉमी एक ओपन इकोनॉमी है और रुपये हर जगह पे माना नहीं जाता मनी, तो अगर मुझे दूसरे देश में पेमेंट करनी है तो मुझे एक इक्वेशन चाहिए। सो बेसिकली हम इसमें कुछ ऐसे लिखते होते हैं, इसको पढ़ के देखो क्या मतलब है। मतलब आप अपनी करेंसी की कितनी यूनिट्स दोगे ताकि दूसरी कंट्री की एक यूनिट खरीद पाओ। When you put in this type then it becomes foreign exchange rate। अच्छा, एक क्वेश्चन था क्वेश्चन बैंक में डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट को लेके, मैंने डाउट सेशंस में लिया हुआ है, मैं फिर भी यहाँ पे बता देती हूँ। अगर तो आप ऐसे लिख रहे हो, मतलब फॉरेन की करेंसी लेफ्ट हैंड साइड पे और आपकी करेंसी राइट पे, दिस इज डायरेक्ट कोट, वी यूज दिस ओनली। लेकिन इनडायरेक्ट कोट, 1 रुपया इज इक्वल्स टू 1/100 जब आप अपनी करेंसी के टर्म्स में चीजें लिखते हो तो वो इनडायरेक्ट कोट है। हालांकि हम ये यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी पेपर में आ जाता है कई बार, ठीक है। अब ये जो एक्सचेंज रेट है, इसको निकालने के तरीके क्या है, मतलब रिजाइम्स जिसको हम बोलते हैं कि कैसे फिक्स होता है। तो मैंने बोला था इसमें 3 है जो हमें देखने हैं, मतलब पूरे चैप्टर में 2 ही पार्ट्स हैं जो देखने वाले हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, देन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड द लास्ट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग। When you say fixed exchange rate, then the rate is fixed by government. No demand and supply forces work. इसका मतलब बहुत देर एक रेट फिक्स रहता है, लेकिन उसके काफी सारे मेरिट्स हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा डीमेरिट था। अच्छा, मेरिट्स क्या है, अगर एक रेट फिक्स रहेगा तो बाकी देशों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपके देश में, स्पेक्यूलेशन नहीं होगी। स्पेक्यूलेशन का मतलब डॉलर को कोई खरीदेगा नहीं बेचने के लिए क्योंकि रेट ही फिक्स है ना, और इन्वेस्टमेंट्स आएंगे आपके देश में, बहुत बढ़िया। एक ही डिसएडवांटेज है, अगर याद आता है, गवर्नमेंट को हमेशा अटेंटिव रहना पड़ता है बाजार में कि जो उसने रेट फिक्स किया कहीं वो गिर ना जाए, कहीं वो बढ़ ना जाए। तो इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम 2 डायग्राम्स में करवाती होती थी। अब देखना इसमें हमने किया क्या था। सबसे पहले तो थोड़ा सा मिसलेनियस पॉइंट समझो। Now this is a demand curve of dollar. Why demand curve of dollar is sloping downwards? मैं ये flexible में इसलिए लिख रही हूँ कि यहाँ पे भी आपको काम आएगा। यहाँ पे देखते चलो, डिमांड कौन करेगा, इंडियंस,
यूएस वालों के पास तो ऑलरेडी है ना। $1.50 का, $1.60 का हो गया। आप अपनी तरफ से बात करना, वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट डिमांड टॉक अबाउट इंडियंस, वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट सप्लाई टॉक अबाउट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि सप्लाई आप नहीं करवा सकते, आपके पास तो है ही नहीं। ठीक है, इधर डॉलर महंगा हो गया, क्या आप मांगोगे? क्यों? तो अगर डॉलर महंगा हो जाता है तो डिमांड इसकी क्या इनवर्स रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन आएगा तो कर्व नीचे को। बिल्कुल इसका ऑपोजिट चलो, ये सप्लाई कर्व है। जब जब मैं सप्लाई की बात करूंगी तो दूसरे देश की बात करना, क्योंकि तुम्हारे पास तो सप्लाई करने को है ही नहीं है। अब $1.50 का और $1.60 का, आप ये सोचो, बाहर का बंदा जब $1 लेके आ रहा था तो पहले उसको 50 रुपए मिल रहे थे, अब उसको $1 के बदले में, अब मुझे बताओ क्या वो डॉलर ज्यादा लेके आएगा? क्यों? क्योंकि उसको बैठे बैठे फायदा हो गया। तो दैट्स व्हाई डायरेक्ट रिलेशन है, तो कर्व गोज अपवर्ड। अगर हम इसको इक्विलिब्रियम वाली साइड पे देखें तो कुछ ऐसे बनेगा। अगर मान लो मैं इक्विलिब्रियम इसके बेसिस पे फिक्स करती तो मान लो 50 रुपए रेट आ गया, गवर्नमेंट कहती मैंने तो मानना ही नहीं है D&S, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट फॉलो कर रही हूं। गवर्नमेंट जानबूझ के कितना रेट फिक्स कर देगी? 60। $1.50 का आ रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको मानने से मना कर दिया। गवर्नमेंट कहती है मैं कितना लूंगी? मैं 60 लूंगी। गवर्नमेंट ने जानबूझ के रुपये की वैल्यू को गिरा दिया और डॉलर को महंगा कर दिया। इसका बेसिक पर्पस क्या होगा? गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती होगी, गवर्नमेंट चाहती होगी कि मेरे देश में डॉलर ज्यादा आए और तुम लोग डॉलर मांगोगा ना, तो गवर्नमेंट ने ये किया होगा। ये मैं दोबारा भी डिस्कस करूंगी कि क्या इफेक्ट होता है, पहले यहां पे देखो। अब इसकी वजह से अगर आप कर्व में देख रहे हो तो सप्लाई बढ़ गई होगी, डिमांड कम होगी। इसका मतलब सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम हो गई, तो एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है। गवर्नमेंट डर गई, गवर्नमेंट कहती सप्लाई ज्यादा हो गई, ये रेट दोबारा क्या कर देंगे? ये गिरा देंगे बाजार में। गवर्नमेंट गिरने नहीं देगी। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी इस एक्सेस सप्लाई को, मार्केट में दिखने नहीं देगी। वाइस वर्सा बात करते हैं, 50 आ रहा था, गवर्नमेंट ने जानबूझ के कितना फिक्स किया? गवर्नमेंट ने जानबूझ के 40। इसका इफेक्ट देखते हैं। $1.50 पे आ रहा था, $1.40 पे आ गया। गवर्नमेंट ने जानबूझ के डॉलर को स्ट्रॉन्ग किया, सॉरी रुपये को स्ट्रॉन्ग किया। इससे डिमांड ऑफ डॉलर ज्यादा, सप्लाई कम, एक्सेस डिमांड। जैसे ही एक्सेस डिमांड आई गवर्नमेंट फिर डरी, कहती एक्सेस डिमांड है, ये लोग तो रेट को बढ़ा देंगे। गवर्नमेंट कहती मैं बढ़ाने नहीं दूंगी, लेकिन ये दिख रहा है डिमांड बढ़ गई है बाजार में, लेकिन सप्लाई आ नहीं रही। गवर्नमेंट विल रिलीज फॉरेक्स फ्रॉम ऑफिशियल रिजर्व्स। क्या आरबीआई के पास रिजर्व्स पड़े रहते हैं? फिर वहां से उसको बेचने पड़ेंगे। नो, दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक। सरकार कहती चैन ही नहीं है मेरे को, तो हमेशा मार्केट में ही खड़े रहना पड़ता है, कभी खरीदना पड़ता है, कभी बेचना पड़ता है। कहते छोड़ो परे, मेरे को नहीं है सिस्टम फॉलो करना। और एक इसका और बहुत बड़ा डीमेरिट है, अब सरकार के पास दोनों कंधों पे, दोनों शोल्डर्स पे दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एक एक्सचेंज रेट फिक्स रखना है, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी। अब गवर्नमेंट को जो ये एक्सचेंज रेट रखना पड़ेगा, दैट शुड बी इन अलाइनमेंट विद मॉनेटरी पॉलिसी। इट मींस अगर तुम यहां पे अपने देश में डिमांड बढ़ाना चाह रहे हो और यहां पे एडी को कम करना चाह रहे हो, तो मॉनेटरी पॉलिसी भी यही डायरेक्शन में जा रही हो। गवर्नमेंट कहती बड़ी सिरदर्दी है यार, इसीलिए यहां पे इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं लगा सकती। क्यों इंडिपेंडेंट नहीं है? इसको क्या देखना पड़ता था कि मैं एक्सचेंज रेट में क्या कर रहा हूं, मैं उसी के अकॉर्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी लगाऊंगा। इसीलिए इस सिस्टम को खत्म किया गया। एंड कौन सा सिस्टम आया? फ्लेक्सिबल में ओनली D&S फोर्स काम करता है, और जो इक्विलिब्रियम में निकल के आया खत्म। लेकिन फिर ये दोनों बड़े एक्सट्रीम केसेस है। अगर आप देख रहे हो, या तो आपने पूरा ही बाजार के ऊपर छोड़ दिया
या आपने पूरा ही पकड़ लिया, तो ये कहते नहीं, हमें दोनों का मिक्सचर चाहिए। यहाँ पे बिगेस्ट मेरिट क्या होगा, आपको रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट को कुछ देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन डीमेरिट क्या होगा, स्पेक्यूलेशन होगी, रोज रेट बढ़ेगा या गिरेगा, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस शेक होगा यहाँ पे। तो इसीलिए दोनों सिस्टम्स को मिक्स किया गया। वो कहते पहले मार्केट को करने दो जो करती है, उसके बाद कौन इंटरफेयर करेगा, या तो गवर्नमेंट को रिलीज करना पड़ सकता है या एब्जॉर्ब। ये 3 सिस्टम्स है। अब मुझे बताइए कि आपको ये 3 सिस्टम्स समझ में आते हैं, हाँ या ना। फिर एक और फ्लो चार्ट बना देती हूँ, काफी चैप्टर खत्म हो जाता है उससे। 2 सिस्टम्स होते हैं, $1 100 का है, $1 110 का हो रहा है, $1 110 का है, $1 100 का हो रहा है, मान लो। पहले तो इसका इफेक्ट बताओ इकोनॉमी में क्या होगा, मतलब एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा। पहले तो ये, इससे बेटा ध्यान से, ओवर कॉन्फिडेंस में कोई आंसर नहीं देना। डॉलर तुम्हारे देश में ज्यादा आ रहा है और तुम डॉलर को मांग नहीं रहे, तो तुम इंपोर्ट तो करोगे नहीं, तो इंपोर्ट कम एक्सपोर्ट ज्यादा, तो क्या तुम्हारे देश में एडी बढ़ गई, तुम्हारे देश से क्या प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, सोचो कैसे, बाहर ज्यादा बेच रहे हो, तुम्हारे देश वाले तुमसे मांग नहीं रहे, सॉरी बाहर से मांग नहीं रहे, तो किसका गुड़ खा रहे होंगे, इंडियन। क्या तुम्हारे देश में एडी बढ़ जाएगी, वाइस वर्सा, बताओ इसका इफेक्ट बताओ। यहां पे क्या होगा, क्या इंपोर्ट बढ़ेगा, क्यों इंपोर्ट बढ़ेगा, तुम्हारे लिए डॉलर सस्ता हो गया, तुम हम बाहर के गुड़ ज्यादा खाओगे, लेकिन क्या बाहर का बंदा तुमसे गुड़ लेगा, क्योंकि उसको पहले कितने के गुड़ मिल रहे थे, 110 के, अब कितने के मिल रहे हैं, कहता मुझे नहीं चाहिए, एक्सपोर्ट कम। ना इंडियन बंदा सामान खा रहा है, ना बाहर का बंदा तुमसे सामान खा रहा है, एडी कम। एक तो ये क्वेश्चन आता है। अब आगे चलो, ये जो इफेक्ट है ये 2 तरीके से हो सकता है, या तो ये गवर्नमेंट कर रही हो सकती है, या ये मार्केट में हो रहा हो सकता है D&S फोर्सेस के थ्रू, या ये गवर्नमेंट करेगी या ये मार्केट। कंसेप्ट सेम है, नाम अलग है, अगर याद आता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। आपने फॉरेन की करेंसी की वैल्यू को बढ़ा दिया, लेकिन डीवैल्यूएशन, यस, लेकिन अगर यही चीज मार्केट में हो रही हो अपने आप, तब आप वैल्यूएशन वर्ड यूज नहीं करते, तब हाँ, तब आप बोलोगे एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ। अब यहां पे बताओ क्या होगा, रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रॉन्ग हुई है, डीवैल्यूएशन ऑफ होम करेंसी, सॉरी फॉरेन करेंसी। इधर आ जाओ, एप्रिसिएशन ऑफ एंड डेप्रिसिएशन ऑफ, ये है, मतलब ऑलमोस्ट चैप्टर यही है। और पॉइंट्स यहां से ये पूछे जाते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड क्यों होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, डिमांड क्यों करते हो, सप्लाई क्यों करते हो, सो व्हाई यू डिमांड फॉरेन एक्सचेंज, टूरिज्म है, बाहर लोन्स की रीपेमेंट करनी है, सैलरी भेजनी है, घूमने जाना है, और यही उसका सप्लाई का है, मतलब इस चैप्टर में यही पार्ट है। आपको पल्ले पड़ गया, ठीक है। एक बार हम चैप्टर देख लेते हैं, ये वाला देखिए, ये देखिए 3 सिस्टम समझ में आ रहे हैं, फिक्स्ड डिजाइन, फ्लोट में बिल्कुल फ्लोट करवा दो, ये पूरा फ्लेक्सिबल है, और ये मैनेज्ड है। अच्छा मैनेज्ड का मतलब, हाँ ये वो है, तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है उसकी, एक ये जरूर कर लेना। ये वही है, आपको नॉमिनल एक्सचेंज रेट दिया जाएगा, उसको रियल में कन्वर्ट करना होगा। मैंने क्वेश्चन इतना कोई देखा नहीं है इस पे, लेकिन फॉर्मूला देख लेना इसका क्या है, रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इनटू DPI ओवर फॉरेन प्राइस इंडेक्स। ड्राइवेशन मैंने मेन लेक्चर्स में करवाई हुई है। 2 तरीके की मार्केट होती है, एक स्पॉट और एक फॉरवर्ड। स्पॉट, आज ही पैसे दो, आज ही चीज को खरीद लो, 2 दिन के टाइम को भी स्पॉट ही बोलोगे, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। फॉरवर्ड का मतलब क्या है, आधे पैसे आज दिए लेकिन डॉलर की डिलीवरी फ्यूचर में लोगे। फिर ये आ गया, देखो क्यों डिमांड कर रहे हो, क्यों सप्लाई होगी,
ये वाली डायग्राम समझ में आती है? अच्छा, ये वाले कंसेप्ट समझ में आते हैं? बस यही है इस चैप्टर में, बाकी फैक्ट्स है इजी। लास्ट पॉइंट, ये वाले चैप्टर में अब क्या है, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स में कहते हैं जब दो देशों में ट्रेड होती है या जब दो देश आपस में बातचीत करते हैं तो या तो बाहर से पैसा आता है या बाहर वालों को पैसा जाता है। तो जब दूसरे देश से पैसा आता है तो वो किस फॉर्म में आता है, बस ये देखना है यहाँ पे। या तो वो हेल्प हो सकती है, ठीक है, बाहर से जो पैसा आता है, हेल्प में क्या आएगा, आपको लोन सस्ते रेटों पे मिलेगा, आपको ग्रांट मिलेगी, एड्स मिलेगी, ठीक है, आपको ये देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे पॉइंट, हेल्प। अच्छा, बायलेटरल ग्रांट का मतलब क्या है, या डायरेक्ट एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को ग्रांट दे रही है। मल्टीलेटरल का मतलब क्या है, काफी लोगों ने वर्ल्ड बैंक में पैसा जमा करवाया था, अब वर्ल्ड बैंक हमें लोन दे रहा है, तो कोई एक कंट्री तो इन्वॉल्व है नहीं है वर्ल्ड बैंक में, क्या बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है, दैट इज मल्टीलेटरल। टाइड एड का मतलब दूसरा देश हमें हेल्प दे रहा है लेकिन साथ में कंडीशंस लगा देगा कि भैया ये यहीं पे यूज हो। अनटाइड एड का मतलब क्या, कोई कंडीशन नहीं है। अच्छा, ये क्या है, दूसरे देश से पैसा आ रहा है बट नॉन कंसेशनल। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कंसेशनल, मार्केट रेट पे लोन मिलेगा, पैसा आ रहा है। इन दोनों में क्या फर्क है, यहां पे दूसरे देश से पैसा आ रहा है लेकिन कंसेशन पे, यहां पे दूसरे देश से पैसा आ रहा है मार्केट रेट, बाकी सारा सेम है। और कैसे पैसा आता है आपके देश में, आपका कोई इंडियन बंदा था बाहर जाके रहने लग गया लेकिन इंडिया में खाता है, तो वहां पे जो कमाता है वो इंडियन खाते में भी जमा करवाता है, दैट इज डिपॉजिट्स फ्रॉम एनआरआई। ये है इस चैप्टर का मेन पार्ट। दो तरीके की इन्वेस्टमेंट आ सकती है आपके देश में, क्या क्या, एफडीआई एंड एफपीआई। लेट्स टॉक अबाउट एफपीआई। मैंने इसमें सिर्फ एक एक पॉइंट याद करने को बोला हुआ है। एफडीआई का मतलब आपको कंट्रोल चाहिए, नॉट रिटर्न। कंट्रोल का मतलब आपको इक्विटी में पैसा लगाना पड़ेगा, आपको दूसरे देश के फिक्स्ड कैपिटल में पैसा लगाना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी ये एक, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ के अकॉर्डिंग कब माना जाएगा कि दूसरे देश में आप एफडीआई कर रहे हो, अगर आप एटलीस्ट 10% शेयर खरीदो। अब ये शेयर या ये जो आप एफडीआई करते हो ये किस फॉर्म में हो सकती है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। या तो इक्विटी में पैसा लगा दो, या जो डिविडेंड कमाई जा रहे हो वो भी इन्वेस्ट करते रहो, या मेन कंपनी ब्रांच कंपनी को लोन दे दे और वो लोन 10% हो जाए, तब भी एफडीआई काउंट होएगा। ये देखो क्या लिखा है, इंट्रा कंपनी लोन। इंट्रा कंपनी लोन का मतलब ब्रांच ने हेड ऑफिस ने ब्रांच को लोन दिया और वो लोन 10% हो गया पूरे आपकी कंपनी की कैपिटल का, तब भी हो जाएगा। इसमें आपको जो मेन बात, जो क्वेश्चन आने का चांस है वो यहां से है। चार तरीके की एफपीआई होती है, एफडीआई होती है सॉरी। हॉरिजॉन्टल, जो काम एक कंट्री में हो रहा है वही सेम काम दूसरी कंट्री में होगा, सेम टाइप ऑफ बिजनेस है, सेम। वर्टिकल, दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस है सिंस दे आर रिलेटेड इन सम वे, लाइक एक जगह पे फिनिश्ड गुड बन रहा है और दूसरी पे रॉ मटेरियल, सेम टाइप नहीं है लेकिन फिर भी रिलेटेड है, दैट इज वर्टिकल। देखो क्या लिखा है, डिफरेंट एक्टिविटीज है येट एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। कॉन्ग्लोमरेट, बिल्कुल अलग अलग। टू वे, जिसमें जिस चीज में अच्छे हो वो दूसरे देश में जाके इन्वेस्ट कर दो। एफपीआई में क्या है, एफपीआई में क्या है, एफपीआई में आपको रिटर्न के लिए करना है, यहां पे 10% से कम शेयर आप लेते हो, यहां पे एक ही मुद्दा है, आपको यहां पे ये कमाना है, दैट्स टू अर्न अ रेम्यूरेटिव रिटर्न। आप यहां पे फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं करते, आप किस में इन्वेस्ट करते हो, और ये शॉर्ट टर्म रिलेशन होता है, क्योंकि जहां आपको लगा कि एक कंपनी डूब रही है आप फटाफट पैसा निकलवा लोगे। एक और लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे याद करने वाला है, क्योंकि बाकी तो चलो रीड आप कर सकते हो, ये आपको पॉइंट एक याद करना है, यहाँ पे कहाँ गया ये मोड्स।
अब इस पॉइंट में क्या है, आप कैसे एफडीआई कर सकते हो, दूसरी कंट्री में जाके क्या खोल दो, सब्सिडियरी, दूसरी कंट्री में जाके इक्विटी, दूसरी कंट्री में जाके कोई भी इंटरेस्ट को खरीद लो, वही हो गया इक्विटी का मतलब ये हो गया। और क्या है, मर्जर कर लो, और क्या है, जॉइंट वेंचर, मेन ये दो है। अब ये बताओ क्या था, ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड, ये भी आया हुआ है एक बार। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब आप दूसरे देश में जाके बिल्कुल फ्रेश कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वहां की कोई एग्जिस्टिंग चीज का यूज नहीं कर रहे। ब्राउन फील्ड का मतलब कोई ऑलरेडी चीज थी, आप उसी को वहां पे जाके एक्सपैंड कर रहे हो। ये भी क्वेश्चन बड़ी बार आ जाता है। दिस इज द वे कि आप एफडीआई कैसे करते हो। ये वाले जो ऊपर वाले पॉइंट है ना बेटा, ये मैंने आपको मेन लेक्चर में भी बताया हुआ है कि आपको ये हर पॉइंट में याद करने पड़ेंगे, कुछ कुछ पढ़ लो। ये वाले पॉइंट पे आना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो मैंने वो करवा दिया। ओके, आप एफडीआई क्यों करते हो, व्हाट आर द रीजंस ऑफ एफडीआई? आपको दूसरे देश में जाके उनको कंट्रोल करना है, या मैं आपको क्या बोलती होती थी कि आप नेबर्स हो, आप कहते हो कि कहाँ रोज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, चल दूसरे देश में ही जाते हैं। या आप कॉमन लैंग्वेज शेयर करते हो, आपको दूसरे देश में जाके लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी, या वहां पे बाइलिंगुअल स्कूल्स हैं, दोनों लैंग्वेजेस सिखाते हैं वो। या दूसरे देश में टैक्स का सिस्टम बढ़िया है, मेरे देश में नहीं। दूसरे देश में गवर्नमेंट बहुत बढ़िया, मेरे देश में नहीं। दूसरे देश में इन्वायरमेंट को लेकर ज्यादा दिक्कत नहीं करते, मेरे देश में करते हैं। दूसरे देश में लेबर सस्ती है, मेरे देश में महंगी है। इन सब चीजों के कारण आप दूसरे देश में एफडीआई करते हो। यही सब पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। एंड द लास्ट, बेनिफिट्स एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ एफडीआई। आई होप ये तो हो सकता है, हाँ या ना? वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई? सेम है जो आपने इंटरनेशनल ट्रेड में किया, कंपटीशन बढ़ेगा, वैरायटी मिलेगी, हाँ सारा सेम है ये वाला पॉइंट। सो ये वाला तो हो सकता है। इज दैट ओके? आपका एक पॉइंट रह गया एंड दैट इज इंडियन इकोनॉमी, दैट विल डू टुमारो। ओके, आप यहां तक रीड करके आइएगा और कल हम अपना इंडियन इकोनॉमी करके अपना इकोनॉमिक्स का सारा खत्म करेंगे ताकि आप अपना परसों टेस्ट एफिशिएंटली दे पाओ। इज दैट ओके? चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।